नमस्कार। कभी सोचा है जब हम फट से अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं तो स्क्रीन के पीछे असल में क्या तिगड़म चल रही होती है? ये सब होता कैसे है इतनी आसानी से? हाँ, ये रोजमर्रा की चीजें हैं, लेकिन इनके पीछे की जो तकनीक है वो वाकई दिलचस्प है। हमारे डिवाइसेस जैसे फोन या लैपटॉप कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं और जानकारी साझा करते हैं, इसी में सारा खेल छिपा है। और आज हम इसी खेल को समझने वाले हैं। हम मुख्य रूप से दो तरीकों पर ध्यान देंगे जिनसे डिवाइस आपस में बतियाते हैं। पहला है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और दूसरा है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। बिल्कुल। और इसके लिए हमने आईआईटी मद्रास के एक लेक्चर से जानकारी जुटाई है। हाँ, तो हमारा मकसद है कि इन बुनियादी इंटरनेट आर्किटेक्चर को एकदम आसान भाषा में समझें, रोजमर्रा के उदाहरणों से। कोशिश यही रहेगी कि ये बातचीत जानकारी देने के साथ साथ मजेदार भी हो और याद भी रहे। एक तरह की विस्तृत चर्चा समझ लीजिए। हाँ, तो चलिए फिर इस तकनीकी दुनिया की थोड़ी गहराई से छानबीन करते हैं। शुरुआत करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल से। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। सुनने में तो 3 हिस्से लगते हैं, क्लाइंट, सर्वर और नेटवर्क। ये है क्या असल में? आपने सही पकड़ा। क्लाइंट मतलब वो डिवाइस या ऐप जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हमारा फोन या उस पर चल रहा वेब ब्राउजर। ये वो है जो किसी जानकारी या सेवा की मांग करता है, मतलब रिक्वेस्ट भेजता है। अच्छा, तो ये मांग करने वाला हो गया। और सर्वर? ये नाम तो काफी सुना है। सर्वर वो शक्तिशाली कंप्यूटर है जो सारा डेटा या जानकारी संभाल कर रखता है और क्लाइंट की भेजी हुई रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। आसान शब्दों में ये सेवा प्रदान करने वाला है। ओके, ये रिक्वेस्ट लेता है, उस पर काम करता है और नतीजा वापस क्लाइंट को भेज देता है। एग्जैक्टली। और इन दोनों, मांगने वाले क्लाइंट और सेवा देने वाले सर्वर, इनको जोड़ता कौन है बीच में? वो काम करता है नेटवर्क। इसे आप एक तरह का डेटा हाईवे या पाइप समझ सकती हैं, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर तक और सर्वर के जवाब को बिना किसी गड़बड़ी के क्लाइंट तक पहुंचाता है। इसे समझने के लिए रेस्टोरेंट वाला उदाहरण कैसा रहेगा? मान लीजिए हम रेस्टोरेंट गए, हमने मतलब क्लाइंट ने वेटर को ऑर्डर दिया। हाँ, वेटर जो कि नेटवर्क हुआ, हमारा ऑर्डर किचन यानी सर्वर तक ले गया। किचन ने खाना मतलब डेटा या सर्विस तैयार किया और वेटर के जरिए हम तक वापस पहुंचा दिया। लगता तो फिट बैठ रहा है। बिल्कुल सही उदाहरण है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सर्वर का काम एकदम साफ है, डेटा स्टोर करना, गणना करना, रिक्वेस्ट का जवाब देना। और क्लाइंट का काम है यूजर के इशारे पर रिक्वेस्ट भेजना और मिले हुए जवाब को दिखाना। हाँ, भूमिकाएं एकदम तय हैं। हाँ, इन दोनों की भूमिकाएं एकदम अलग और तयशुदा होती हैं। सर्वर इंतजार करता है कि कोई रिक्वेस्ट आए और क्लाइंट जरूरत पड़ने पर रिक्वेस्ट भेजता है। हाँ, ये भूमिकाएं एकदम पक्की लगती हैं। लेकिन क्या ये हमेशा दो अलग-अलग मशीनों पर ही होता है या एक ही कंप्यूटर के अंदर भी ये लेनदेन चल सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जरूरी नहीं कि क्लाइंट और सर्वर अलग अलग फिजिकल मशीनें हों। कई बार एक ही कंप्यूटर के अंदर भी ये मॉडल काम करता है। सोचिए, आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सेवाएं दे सकता है, जैसे फाइल सिस्टम या प्रिंटिंग, तो वो एक तरह से सर्वर हुआ। अच्छा। और जब आप कोई ऐप जैसे वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल करके फाइल सेव करते हैं या प्रिंट कमांड देते हैं, तो वो ऐप क्लाइंट की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम से सेवा मांग रहा होता है। भले ही कोई बाहरी नेटवर्क न हो, लॉजिक वही रहता है, एक सेवा देने वाला, एक मांगने वाला। अच्छा, अब कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं जिनसे ये बात और साफ हो जाए। सबसे आम तो शायद ईमेल है। निश्चित रूप से। एक ईमेल सर्वर होता है, जैसे जीमेल या आउटलुक का, जहां हमारी सारी ईमेल जमा होती हैं। हमारा ईमेल ऐप या वेबसाइट जो कि क्लाइंट है, उस सर्वर से जुड़कर हमें ईमेल दिखाता है, भेजने देता है, डिलीट करने देता है। सारी भारी भरकम स्टोरेज और मैनेजमेंट का काम सर्वर करता है। और वेब ब्राउजिंग, जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं? वो तो शायद सबसे सीधा उदाहरण है। हमारा ब्राउजर यानी क्लाइंट किसी वेबसाइट के वेब सर्वर से वेब पेज की रिक्वेस्ट करता है। सर्वर वो पेज जिसमें टेक्स्ट, इमेज, कोड सब होता है भेजता है और ब्राउजर उसे हमारे लिए सजा कर दिखा देता है। देखिए, नाम में ही वेब सर्वर है। हाँ, ये तो है। और डेटाबेस के बारे में क्या? कई ऐप्स शायद बैकग्राउंड में डेटाबेस इस्तेमाल करती होंगी। बिल्कुल। बहुत सी ऐप्स, चाहे वो बैंक की ऐप हो या सोशल मीडिया, पीछे एक डेटाबेस सर्वर से जुड़ी होती हैं। ऐप जो क्लाइंट है, जरूरत के हिसाब से डेटाबेस सर्वर से जानकारी मांगती है या उसमें नई जानकारी डालती है। हमें यूजर के तौर पर शायद पता भी नहीं चलता कि पर्दे के पीछे ये क्लाइंट सर्वर का खेल चल रहा है।
और व्हाट्सएप या दूसरी मैसेजिंग एप्स, क्या ये भी ऐसे ही काम करती हैं? हाँ, ये भी क्लाइंट सर्वर मॉडल पर ही चलती हैं। जब आप मैसेज भेजते हैं तो वो सीधे आपके दोस्त के फोन पर नहीं जाता। अरे वाह, मतलब मेरा मैसेज पहले कहीं और घूमने जाता है, सीधा दोस्त के पास नहीं। हाँ, वो पहले व्हाट्सएप के सर्वर पर जाता है। सर्वर देखता है कि मैसेज किसे भेजना है और फिर उसे उन सभी सही लोगों के डिवाइस जो उस समय क्लाइंट की तरह काम कर रहे हैं तक पहुंचाता है। अच्छा। और यहाँ एक खास बात है जिसे पुश मैकेनिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि सर्वर खुद ही सक्रिय होकर जानकारी क्लाइंट को धकेलता है, यानी भेजता है। अच्छा। क्लाइंट को बार बार सर्वर से पूछना नहीं पड़ता कि भाई कोई नया मैसेज आया क्या, अब आया, अब। अच्छा, तो जैसे ही सर्वर के पास मैसेज आता है वो क्लाइंट को भेज देता है। हाँ, वो उसे तुरंत संबंधित क्लाइंट को भेज देता है। इसी वजह से हमें मैसेज लगभग तुरंत मिल जाते हैं। ये तो कमाल है, मतलब सर्वर प्रोएक्टिव है यहाँ। एक और उदाहरण जो दिमाग में आ रहा है वो है एंटीवायरस अपडेट का। वो भी तो अपने आप होता रहता है। बेहतरीन उदाहरण, हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खुद ही बिना हमसे पूछे बैकग्राउंड में क्लाइंट की तरह काम करता है। वो समय समय पर एंटीवायरस कंपनी के सर्वर से जुड़ता है और नए वायरस डेफिनेशन या सॉफ्टवेयर अपडेट्स डाउनलोड कर लेता है। ओके। ये मशीन क्लाइंट का अच्छा उदाहरण है, जहां यूजर सीधे तौर पर शामिल नहीं होता, बल्कि एक प्रोग्राम खुद ही क्लाइंट की भूमिका निभा रहा है। तो ये तो हुए क्लाइंट सर्वर के कई रूप, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि एक काम के लिए कई सर्वर मिलकर काम करें? मतलब क्या ये हमेशा एक क्लाइंट एक सर्वर वाला सीधा रिश्ता होता है? नहीं, जरूरी नहीं। असल दुनिया में चीजें अक्सर ज्यादा जटिल होती हैं। कई बार एक रिक्वेस्ट को संभालने के लिए कई सर्वर मिलकर काम करते हैं। हो सकता है एक सर्वर सिर्फ यूजर लॉगिन संभाले, दूसरा मुख्य डेटाबेस का काम करे, तीसरा शायद तस्वीरें दिखाने का काम करे। और जब किसी वेबसाइट या ऐप पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है तो एक अकेले सर्वर के लिए सारा लोड संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोड बैलेंसिंग का इस्तेमाल होता है। लोड बैलेंसिंग, ये क्या भला है? लोड बैलेंसिंग का मतलब है कि आने वाली रिक्वेस्ट्स को होशियारी से कई सारे सर्वर पर बांट दिया जाता है। जैसे किसी टोल प्लाजा पर भीड़ बढ़ने पर और काउंटर खोल दिए जाते हैं, वैसे ही यहाँ रिक्वेस्ट्स को अलग अलग सर्वर पर भेज दिया जाता है, ताकि कोई एक सर्वर बेचारा दब के रह ना जाए और सिस्टम धीमा न पड़े या क्रैश ना हो जाए। अच्छा, लोड बांट दिया। हाँ, लेकिन ध्यान दें, मूल सिद्धांत अब भी वही है। कुछ शक्तिशाली सर्वर हैं जो स्टोरेज और प्रोसेसिंग का काम करते हैं, और बहुत सारे क्लाइंट हैं जो रिक्वेस्ट भेजते हैं और मिले डेटा को इस्तेमाल करते हैं। समझ गया। तो ये था क्लाइंट सर्वर मॉडल, एक साफ सुथरा सिस्टम जहां भूमिकाएं तय हैं। लेकिन आपने कहा था कि एक और तरीका भी है। अब आते हैं मजेदार हिस्से पर, वो है पीयर टू पीयर या P2P आर्किटेक्चर। ये क्लाइंट सर्वर से कैसे अलग है? क्या इसमें कोई सर्वर नहीं होता? P2P में सबसे बड़ा फर्क यही है कि यहाँ क्लाइंट और सर्वर जैसी कोई स्थायी स्पष्ट भूमिका नहीं होती। नेटवर्क में जुड़े सभी डिवाइसेस, चाहे वो छोटा लैपटॉप हो, बड़ा डेस्कटॉप हो या फोन, सब बराबर माने जाते हैं। उन्हें पीयर्स यानी साथी या बराबर वाले कहा जाता है। अच्छा। हाँ, हर पीयर जरूरत पड़ने पर क्लाइंट भी बन सकता है, मतलब कुछ मांग सकता है, और सर्वर भी, यानी कुछ दे सकता है। डेटा किसी भी दिशा में बह सकता है, एक पीयर से दूसरे पीयर तक सीधे। मतलब यहाँ सब मिले हुए हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई मालिक नौकर नहीं, कह सकते हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब बराबर के पार्टनर। बिल्कुल, आपने सही समझा। इसका सबसे जाना माना और क्लासिक उदाहरण है BitTorrent। जब आप BitTorrent नेटवर्क से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं, मान लीजिए कोई बड़ी मूवी या सॉफ्टवेयर, हाँ, तो आपका कंप्यूटर सिर्फ क्लाइंट नहीं होता। तो फिर क्या होता है? उसी समय आपका कंप्यूटर दूसरों के लिए सर्वर का काम भी कर रहा होता है। यानी फाइल का जो हिस्सा आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो चुका है, उसे दूसरे लोग, दूसरे पेयर्स सीधे आपके कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप फाइल ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं एक ही समय पर। अरे, तो यहाँ क्लाइंट कौन और सर्वर कौन, ये सवाल तो गड़बड़ा गया। सही कहा। इसका कोई एक साफ जवाब नहीं है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वितरित नेटवर्क है, जहां जिम्मेदारियां और भूमिकाएं नेटवर्क में फैली हुई होती हैं, किसी एक सेंट्रल पॉइंट पर नहीं। सभी नोड्स, नोड मतलब नेटवर्क से जुड़ा हर कंप्यूटर या डिवाइस, एक तरह से बराबर है। हाँ, हो सकता है कुछ नोड्स ज्यादा शक्तिशाली हो या उनकी इंटरनेट स्पीड मतलब बैंडविड्थ ज्यादा हो, तो वो डेटा ट्रांसफर में ज्यादा योगदान दे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सब पीयर हैं।
तो अगर सब बराबर हैं तो इस P2P मॉडल का फायदा क्या है? क्लाइंट सर्वर के मुकाबले इसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं? इसका एक बहुत बड़ा फायदा है फॉल्ट टॉलरेंस, यानी गलती या विफलता सहने की क्षमता। सोचिए, क्लाइंट सर्वर मॉडल में अगर वो मुख्य सर्वर किसी वजह से ठप हो जाए, क्रैश कर जाए या बंद हो जाए तो क्या होगा? तब तो पूरी सर्विस ही बैठ जाएगी, न ईमेल आएगी, न वेबसाइट खुलेगी, सब खत्म। बिल्कुल। इसे कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी एक ही जगह है जिसके फेल होने से पूरा सिस्टम रुक सकता है। लेकिन P2P में ऐसा नहीं होता। अगर नेटवर्क में जुड़े सैकड़ों या हजारों पीयर्स में से कुछ बंद भी हो जाए तो भी नेटवर्क पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, बाकी मशीनें आपस में जुड़ी रहती हैं और डेटा शेयर करना जारी रख सकती हैं। मतलब एक के जाने से महफिल खत्म नहीं होती। ये तो वाकई मजबूत सिस्टम लगता है। हाँ, जैसे दोस्तों का ग्रुप मिलकर नोट्स शेयर कर रहा हो, अगर एक दोस्त चला भी जाए तो बाकी लोग एक दूसरे से नोट्स लेकर पढ़ाई जारी रख सकते हैं। एकदम सही उपमा है। नेटवर्क अपनी सेहत खुद सुधार लेता है। हाँ, ये जरूर है कि जब कोई नया डिवाइस, नया पीयर नेटवर्क से जुड़ना चाहता है तो उसे किसी शुरुआती पते की जरूरत होती है, किसी इंट्रोड्यूसर या ट्रैकर की, जो उसे नेटवर्क में मौजूद बाकी कुछ पेयर से मिलवा दे। अच्छा, एक तरह से इंट्रोडक्शन कराने वाला। हाँ, लेकिन एक बार परिचय हो जाने के बाद वो पेयर बाकी नेटवर्क के साथ सीधे तौर पर बिना किसी सेंट्रल कंट्रोलर के बातचीत कर सकता है। कोई एक बॉस नहीं होता जो सब कुछ नियंत्रित करे। लेकिन अगर P2P इतना मजबूत और लचीला है तो फिर हर जगह यही क्यों नहीं इस्तेमाल होता? हम ईमेल P2P पर क्यों नहीं चलाते? सारी वेबसाइट्स P2P पर क्यों नहीं होस्ट होती? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है और इसका जवाब जुड़ा है प्रिवेसी, सुरक्षा और भरोसे से। सोचिए जरा, क्या आप चाहेंगे कि आपकी पर्सनल या ऑफिशियल ईमेल आपके कंप्यूटर पर स्टोर होने के बजाय किसी अनजान व्यक्ति या शायद आपके किसी कॉम्पिटिटर की मशीन पर पड़ी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी निजी चिट्ठी दुश्मन के घर कौन रखना चाहेगा? सही बात है। हम गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सेंट्रलाइज सर्वर पर फिर भी एक हद तक भरोसा कर लेते हैं या करना पड़ता है कि वो हमारे डेटा की सुरक्षा करेंगे और उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, ये तो है। लेकिन P2P नेटवर्क में डेटा कहाँ स्टोर होगा, किसके पास से होके गुजरेगा, इस पर हमारा नियंत्रण बहुत कम होता है। सुरक्षा और गोपनीयता एक बड़ी चुनौती बन जाती है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर P2P का इस्तेमाल कहाँ होता है? किन कामों के लिए ज्यादा फिट बैठता है? इसके कुछ बहुत अच्छे और सफल उपयोग हैं। जैसा हमने बात की, BitTorrent फाइल शेयरिंग के लिए बहुत लोकप्रिय है, खासकर बड़ी-बड़ी फाइलों जैसे फिल्में, सॉफ्टवेयर, गेम्स को बांटने के लिए, जहां सेंट्रलाइज सर्वर पर लोड डालना महंगा या अव्यावहारिक हो सकता है। और आजकल एक शब्द बड़ा गूंज रहा है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी वगैरह। क्या उसका भी इस P2P से कोई लेना देना है? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये ब्लॉकचेन वाला मामला भी काफी हद तक इसी P2P फंडे पर चलता है। ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम जैसे कि बिटकॉइन या इथीरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज मूल रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं। ओके। उनमें लेन देन का रिकॉर्ड, जिसे लेजर कहते हैं, किसी एक सेंट्रल बैंक या कंपनी के पास नहीं होता, बल्कि नेटवर्क में फैले हुए हजारों या लाखों नोड्स यानी पियर्स पर उसकी कॉपी मौजूद होती है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि किसी एक जगह पर रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आपको हजारों कंप्यूटर पर एक साथ रिकॉर्ड बदलना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। अच्छा। भरोसा किसी एक संस्था पर नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क के गणित और आपसी सहमति पर टिका होता है। ये P2P की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। वाह, ये तो दिलचस्प है। और कोई उदाहरण? फाइल स्टोरेज वगैरह में भी होता है क्या इसका इस्तेमाल? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स भी हैं, जैसे IPFS या ताहो LAFS। इनका मकसद होता है डेटा को सेंट्रलाइज सर्वर पर रखने के बजाय नेटवर्क में फैले कई पियर्स पर टुकड़ों में बांटकर स्टोर करना। इससे डेटा ज्यादा सुरक्षित रह सकता है। अगर एक जगह डेटा डिलीट हो जाए तो दूसरी जगह मिल जाएगा, और शायद सेंसरशिप से भी बच सकता है। तो कि वही प्राइवेसी वाली बात, अगर मेरा डेटा किसी और की मशीन पे है। बिल्कुल सही चिंता है। इसीलिए इन सिस्टम्स में आमतौर पर डेटा को स्टोर करने से पहले एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है। एन्क्रिप्शन का मतलब है डेटा पर एक मजबूत डिजिटल ताला लगा देना। अच्छा, मतलब डेटा भले ही किसी और की मशीन पर हो, वो उसे खोलकर पढ़ नहीं सकता जब तक उसके पास सही चाबी ना हो? एकदम सही। सिर्फ जिसके पास उस ताले को खोलने की सही डिजिटल चाबी यानी की होगी, वही उस डेटा को पढ़ पाएगा, मतलब डिक्रिप्ट कर पाएगा।
इस तरह ये सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन के फायदे जैसे मजबूती, उपलब्धता और एन्क्रिप्शन के जरिए सुरक्षा दोनों देने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमने दो मॉडल देखे, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर। अगर एकदम निचोड़ निकालना हो तो मुख्य अंतर क्या हुआ? संक्षेप में कहें तो क्लाइंट सर्वर में भूमिकाएं एकदम साफ हैं। एक या कुछ सेवा देने वाले सर्वर और बहुत सारे सेवा मांगने वाले क्लाइंट। नियंत्रण ज्यादातर सेंट्रलाइज्ड होता है सर्वर के पास। ये समझने और मैनेज करने में अक्सर आसान होता है। वहीं पीयर टू पीयर में सब बराबर के साथी, मतलब पीयर्स होते हैं, भूमिकाएं बदल सकती हैं और नेटवर्क ज्यादा विकेंद्रीकृत या फैला हुआ होता है। इसमें मजबूती ज्यादा होती है, लेकिन प्राइवेसी और मैनेजमेंट की चुनौतियां हो सकती हैं। और इन्हें समझना हमारे लिए, यानी आम यूजर के लिए क्यों जरूरी है? हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी में इसका क्या काम? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन एप्स और सेवाओं का हम रोज आंख बंद करके इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल सर्च, नेटफ्लिक्स, फाइल डाउनलोडिंग, यहाँ तक कि ऑनलाइन गेमिंग, उन सब की रीढ़ की हड्डी यही आर्किटेक्चर तय करते हैं कि वो कैसे काम करेंगे। हाँ, ये जानने के बाद अब व्हाट्सएप मैसेज भेजना या कोई वेबसाइट खोलना थोड़ा अलग सा लग रहा है। अब पता है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। बिल्कुल, ये हमें अंदाजा देता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज लगभग तुरंत कैसे पहुंच जाता है। क्लाइंट सर्वर, पुश मैकेनिज्म का कमाल, या बिटटोरेंट बड़ी बड़ी फाइलें बिना किसी बड़े सेंट्रल सर्वर के कैसे शेयर करवा पाता है। P2P की ताकत। सही बात है। ये उस छिपी हुई जटिलता को समझने में मदद करता है जो हमें एक आसान और बढ़िया यूजर अनुभव देने के लिए लगातार काम करती रहती है। ये जानने से हम टेक्नोलॉजी को बेहतर समझ सकते हैं और शायद उसके इस्तेमाल को लेकर ज्यादा जागरूक भी हो सकते हैं। तो आज हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल को समझा, जहां एक बॉस सर्वर होता है और बाकी सब क्लाइंट उससे काम करवाते हैं, जैसे ईमेल, वेब ब्राउजिंग या मैसेजिंग ऐप्स में। और हमने पीयर टू पीयर मॉडल देखा, जहां सब दोस्त बराबर होते हैं और सीधे एक दूसरे से लेन देन करते हैं, जैसे बिटटोरेंट या ब्लॉकचेन में। दोनों के अपने अपने फायदे हैं और अपनी अपनी चुनौतियां। भविष्य के लिए उठता है ये देखते हुए कि P2P हमें जबरदस्त मजबूती और विकेंद्रीकरण देता है, लेकिन इसमें भरोसे और प्राइवेसी की चिंताएं हैं, जबकि क्लाइंट सर्वर हमें नियंत्रण और सरलता देता है, लेकिन उसमें विफलता के एकल बिंदु का खतरा है और सारा कंट्रोल कुछ ही कंपनियों के हाथ में चला जाता है। तो क्या भविष्य के एप्लीकेशंस इन दोनों मॉडलों के सबसे अच्छे गुणों को किसी तरह मिला सकते हैं? क्या हम ऐसे हाइब्रिड सिस्टम बना सकते हैं जो P2P की मजबूती और सेंसरशिप प्रतिरोध को क्लाइंट सर्वर के भरोसे और आसानी के साथ जोड़ सके? खासकर जब डेटा गोपनीयता और सुरक्षा की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है, तब ऐसे समाधान कैसे दिखेंगे? वाह, ये वाकई सोचने के लिए एक बेहतरीन दिशा है। टेक्नोलॉजी कैसे इन दोनों दुनियाओं के सर्वश्रेष्ठ को मिलाकर हमारे आने वाले कल के डिजिटल अनुभवों को नया आकार देगी, ये देखना सचमुच दिलचस्प होगा। इस जानकारी भरे सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।